सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस नए टॉपिक के लिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि 8 मार्क्स का आता है, और इसके साथ आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो कृपया करके स्टार्टिंग से ही देखिएगा। ओके, सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स की जर्नी इस चैप्टर से शुरू किए हैं, और मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का बैकग्राउंड बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाई वेटेज वो तो आपने देख ही लिया, 8 मार्क्स। ठीक है, बेस फॉर एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। अगर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है ना, तो ये टॉपिक हमारा उसके लिए बेस होता है। मतलब ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया है तो इंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्टली थ्योरी एमसीक्यू आते हैं। और थ्योरी एमसीक्यू का मतलब है क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ओएमआर, क्वेश्चन पढ़ा सीधे गोला लगा दिया। मतलब टाइम सेवर क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से। अब सोचो तुम 7 से 8 क्वेश्चंस अगर थ्योरी आने वाले हैं, सारे इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर। क्योंकि वो 8 क्वेश्चंस तुमको बहुत कम समय लेंगे पेपर में और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड वही मैंने लिखा हुआ है कि टाइम सेवर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए सर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता दूं, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years of experience post CA. I am an educator by passion, by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। I'm having work experience with MNCs and educator for Foundation Paper 3 Maths, LR, Statistics. लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशंस हमने कर लिया है और अब हम स्टैटिस्टिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं आपको। और इंटरमीडिएट लेवल में पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। क्लास की टाइमिंग्स देख लीजिए सर। स्पेशल क्लास की बात करूं तो दोपहर को 12 बजे, जिसमें जून 22 मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनका रिवीजन लिया जा रहा है एमसीक्यू प्रीमियर लीग और वन शॉट रिवीजन्स के थ्रू। और इवनिंग में आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लास में ले रहा हूं, जिसमें मैं आता हूं शार्प 8 PM। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके साथ साथ हमारी प्लस में एग्जिस्टिंग बैच भी चल रही है और नई बैचेस भी आने वाली हैं। तो मैं आपको 16 जून वाली जो एकाग्रता बैच होगी उसमें पढ़ाने वाला हूं फुल सिलेबस, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक से पढ़ने वाले हैं तो। And this is Bahubali team. I'm proud to be part of this wonderful team, which is the most favorite team across the nation. And ये है हमारे पूरे टाइम टेबल, लाइक बाहुबली टीम का यूट्यूब टाइम टेबल ऑन बोथ द चैनल्स। और ये है सर जो हमारा अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, वहाँ जो इवनिंग क्लासेस होती हैं तो उसमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट और कौन से एजुकेटर आते हैं वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होती है और फ्री होती है। हालांकि तुम लोगों को हम स्पेशल क्लास में भी डेली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जून के एग्जाम के बाद। लेकिन फिर भी अगर तुम प्लस लेने का सोच रहे हो और तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेना है, तो बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करके देख लो। जून वालों की स्पेशल क्लास या क्विजेस में एक बार आके देख लो तो तुमको प्लेटफॉर्म कैसा है ये पता चलेगा। एंड एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज ऑल्सो अनाउंस्ड। तो जल्दी से जाके अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। तो मैं तो हूं कंप्लीटली तैयार आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी तैयार होंगे। जल्दी से लाइव चैट में बताइए हाउस द जोश। सर सुपर हाई। सर आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? सो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सीरीज में आप लोगों को ले रहा हूं बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू आउट ऑफ द टाउन, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का लिंक ब्रेक हो, इसलिए मैंने आर्काइव वीडियोस में से यहां पर आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रस्तुत किए हैं ताकि मुझे लाइव भी ना आना पड़े और आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही मैं वापस आऊंगा अपने स्टूडियो में, वापस से मैं लाइव चालू कर दूंगा। लेकिन जोश 1% भी कम नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज आर्काइव प्री रिकॉर्डेड वीडियो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइव चैट को मैं मॉनिटर कर रहा हूं और प्रीमियर के अंदर भी लाइव चैट तो चलती ही है। तो लाइव चैट में इंटरेक्टिव रहिएगा, वहां पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग टॉपिक। तो ये लो फटाफट एक एक करके क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। सो हियर वी गो। सबसे पहले सर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, which says that it says that sir, which of the following statement is false?
तो हमको इसमें से चेक करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सर स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ओ लेटिन, लेटस, हाँ सर ये तो सही है, ये तो ट्रू है। स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन, इटली वालों को पास्ता पसंद है, स्टेटिस्टा, ये भी ट्रू है, ये भी सही है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रेंच, फ्रेंच लोगों को बारबेक्यू पसंद है, फ्रेंच लोगों को तो बारबेक्यू पसंद है, तो फिर ये वाला गलत है सर, ये फॉल्स हो जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई। ठीक है सर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। दिमाग की बत्ती जलाओ, हमने जो याद करने की ट्रिक रखी थी उसी से तो हो गया फटाफट, ये इसलिए रखी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल, statistics is defined in terms of numerical data. Sir, statistics is a scientific method of collection, analysis and presentation of data. That is singular definition. But statistics is just a data. Statistics is just a data. ये कौन सी definition थी? सर ये थी हमारी plural sense. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, बताइए। प्लूरल सेंस, भाई साहब मैंने 2 तरीके से सवाल पूछा है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने 2 तरीके से सवाल पूछा है, ठीक है। हाँ 2 का बी है, फाइन। थर्ड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री। सर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स हर स्टेज में मदद करता है, हर स्टेज में, हर स्टेज में। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में भी, बिजनेस मतलब ऑल ऑफ दीज। ये तो चिल्टू सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 4, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब मैं ना आपको एक बढ़िया सा पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर 2 टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं और बच्चे यहां कंफ्यूज भी होते हैं। 2 टाइप के एमसीक्यू बनेंगे आपके। एक सवाल बनता है स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, और एक सवाल बनता है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ। अब ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। यहां पर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो ध्यान से इस बात को सुनना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ अगर बोल रहा है तुमसे, डील्स विथ, तो यार स्टैटिस्टिक्स का स्कोप तो सिर्फ नंबर्स पर होता है। मतलब अगर आपको एएम निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, आपको जीएमएचएम निकालना है, तो स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर से डील करेगा ना। लेकिन रही बात कंसर्न, मतलब स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में चिंता, किस किस चीज की चिंता की जाती है? सर चिंता सबकी की जाती है। आपको अगर याद होगा, हमने एक पॉइंट पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था सर कि स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद द क्वांटिटेटिव डेटा, बट द क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वांटिटेटिव डेटा टू डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब स्टैटिस्टिक्स को चिंता तो दोनों की है, क्वांटिटेटिव डेटा की भी है और क्वालिटेटिव डेटा की भी चिंता है। स्टैटिस्टिक्स को, फिर से सुनना मेरी बात, स्टैटिस्टिक्स को चिंता दोनों की है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अपने आप में सिर्फ क्वांटिटी के साथ डील कर सकता है। तो सर फिर वो क्वालिटी की चिंता को कैसे सही करता है? क्वालिटी को कन्वर्ट करता है क्वांटिटी में और फिर उसके साथ डील करता है। अब क्योंकि हमारे पास जो अभी सवाल आया है वो कंसर्न पूछ रहा है, डील नहीं पूछ रहा है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कंसर्न, क्योंकि यहां कंसर्न लिखा हुआ है तो सही आंसर आएगा बोथ। समझ में आ रही बात? अगर यहां पर डील लिखा हुआ होता, अगर यहां पर ऐसे डील लिखा हुआ होता, डील, तो फिर आंसर आता क्वांटिटेटिव। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? दिमाग की 2 बत्तियां जलाइए। 2 पॉइंट बताया हूं आपको मैं, डील विथ और कंसर्न विथ। डील विथ मतलब कि हम एनालिसिस सिर्फ नंबर्स का कर सकते हैं, वी कैन डील विथ ओनली नंबर्स, उन पर ही वर्क कर सकते हैं। डील विथ मतलब उनके साथ काम करना, सिर्फ नंबर के साथ। लेकिन हमें चिंता दोनों चीज की है, हमें क्वालिटेटिव डेटा भी एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम पहले क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर एनालाइज करते हैं। हमारा एक कोरिलेशन कोफिशिएंट करके टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करके ये लोग कोरिलेशन निकालते हैं, ये सारी चीजें
मजा आएगा आपको सर, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला टॉपिक आता है सर आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक वर्ड है यार, कुछ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ वर्ड। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट कहा जाता है। आप समझाए और हमें समझना ऐसा हो सकता है। देखो क्या स्वीट स्वीट बातें कर रहा है सोहम, हाँ? चलो तो फिर से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चा। एट्रीब्यूट इज जस्ट अ वर्ड जो क्वालिटेटिव डेटा को दिखाता है, मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट। ये कोई ऐसा कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, रटने वाली चीज है। एट्रीब्यूट वर्ड मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। आपको याद है हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 2 टाइप के पढ़े थे, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। जो बिफोर वाला प्रेजेंटेशन था ना, उसमें हमने ऑर्डिनल डेटा, कार्डिनल डेटा, वहां पर एक एट्रीब्यूट वर्ड भी पढ़ा था। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे आप जो लैंग्वेज बोलते हो, बताइए आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हो, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं गुजराती बोल सकता हूं और मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये 3 लैंग्वेज में बोल सकता हूं। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, आई कैन स्पीक दीज 3 थिंग्स। इसमें कुछ भी नंबर इन्वॉल्व नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मराठी, हिंदी इंग्लिश मराठी, नेपाली हिंदी, गुजराती हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश जर्मन थोड़ा बहुत, पंजाबी हिंदी, छत्तीसगढ़िया इंग्लिश, क्या बात है, मारवाड़ी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, आय हाय, बंगाली एंड इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी, क्या बात है योगेश भाई। उसके लिए आपको ना पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। योगेश पूछ रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है वो चैप्टर 14 से लेके 18 तक, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो गुजराती इंग्लिश, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार ये देख के। क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे साथ। हम सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग कितने अलग अलग एथनिक, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, कितना डाइवर्सिफाइड कल्चर है। या इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। चलिए, सो एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन ये क्या होगा, क्या लगता है आपको। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, सर ये मनी है, मनी। अब ना आईसीआई ना कंफ्यूज करता है आपको, कुछ क्वेश्चंस में वो मनी को डिस्क्रीट दिखा देता है, कुछ में कंटिन्यूस दिखा देता है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है, हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है, अप्रोच डिसाइड करके रखी हुई है कि जब जब पैसों की बात होगी, जब जब मॉनेटरी टर्म्स की बात होगी, हम हमेशा उसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ही दिखाएंगे। तो हो सकता है इसका मॉड्यूल में आंसर दिया हो डिस्क्रीट, लेकिन आप सभी से बोलूंगा कि भैया डिस्क्रीट मत लगा के आना, कॉन्टिन्यूस ही लगा के आना। डिस्क्रीट इज रॉन्ग, डिस्क्रीट इज रॉन्ग, ठीक है, डिस्क्रीट गलत है भाई, डिस्क्रीट मत लगा के आना, कंटिन्यूस ही लगा के आना, ठीक है। चलो क्या होगा ना, अगर सिर्फ मैच कराने के लिए आंसर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एनुअल इनकम के केस में डिस्क्रीट लगा देना, तो फिर अप्रोच वाली बात गलत हो गई ना। अगर हमने समझा है कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मनी इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल फॉर अस, तो हम उस अप्रोच को बार बार बदलेंगे नहीं। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आप ये टेंशन मत लेना कि अरे यार सर तो देखो मॉड्यूल से अलग आंसर करवा रहे हैं। हमेशा करवाता हूं क्या, कभी कभी कहीं कहीं ऐसी चीज आती है जब हम लोगों को डिफर करना पड़ता है, ठीक है, हमारी अप्रोच को सेफ रखने के लिए। तो कृपया करके कंफ्यूज ना हो, आप इसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ही लगाएं। एनुअल इनकम हो चाहे प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हो, ये सारी चीजों में हमेशा आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ही लगाना है, ठीक है। यूपीएस बहुत देर से बोल रहा है, लाइट जा चुकी मेरे रूम में, मतलब मेरे घर में लाइट जा चुकी है, लेकिन यूपीएस के थ्रू हमारी क्लास चल रही है। तो यूपीएस जो है बीप कर रहा है, टू टू टू, उसको म्यूट करके आया मैं। चलो अगला, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी बताइए व्हाट डू यू थिंक। स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं। आपके जो मार्क्स होते थे क्या ऐसे आते थे 37.285 मार्क्स आए हैं मेरे, नहीं यार, इट कैन बी आइदर 37 और 38, ज्यादा से ज्यादा इट कैन बी 37, 37.5, 38, आधा आधा नंबर होगा और क्या होगा बचपन में। आजकल तो वो आधा आधा वाला भी चला गया है। तो सर मार्क्स इज एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली अ डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। अगला, नेशनलिटी, भाई तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। जैसे हमारे साथ कुछ बच्चे नेपाल से जुड़े होंगे,
उनकी नेशनलिटी नेपाल होगी, हमारी इंडिया, इंडियन है हम, नेपालीज। ये क्या है? नेशनलिटी, इट्स एन एट्रीब्यूट, इट्स एन एट्रीब्यूट। ओ भाई क्या हो रहा है? इट्स एन एट्रीब्यूट, नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, दिस इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है सर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया सर, गुड। अगला, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन। भाई तुम्हें चाय पसंद है, या तुम्हें कॉफी पसंद है, या तुम्हें कुछ XYZ पसंद है, द ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज व्हाट? अगेन इट इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, गलत दिशा में मत चले जाना भाई, है ना। ड्रिंकिंग हैबिट का मतलब मैं चाय कॉफी की ही बस बात कर रहा हूं, उसके आगे की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलो, एट्रीब्यूट मतलब कोई भी क्वालिटेटिव बात बेटा। नेशनलिटी कोई नंबर नहीं है ना, नेशनलिटी एक नॉन नंबर वाला चीज है। जब तुम्हारी नेशनलिटी इंडियन है, उसको तुम नंबर में थोड़ी बता सकते हो, इट्स अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, उसी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है जी, चलो ओके। हम लोग आ चुके हैं सर अगले पेज में, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, एज ऑफ अ पर्सन। सर एज इज अ टाइम एंड टाइम इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये एक चुटकी बजाई मैंने, तुम्हारी एज 1 सेकंड से बढ़ गई, मेरी भी, हम सबकी एज 1 सेकंड से बढ़ गई। ऐसा बोलते बोलते 15-20 सेकंड से और एज बढ़ गई, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस वैल्यू है सर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एज ऑफ अ पर्सन इज एब्सोल्युटली अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्वेश्चन 10 आंसर इज सी। बताइए समझ में आया क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। पायल, जोरा, अंशुल, स्वाति, देविन, रोहित, शिवम कुमार, बहुत बढ़िया। इंडियाज पॉपुलेशन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो डिस्क्रीट हो गया। तुम ये बताओ, देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो बेटा जी, सोहम तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए इंडियाज पॉपुलेशन, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज इट अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। आप ही लोग बताइए क्या होना चाहिए? सर या तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ 56,342 लोग होगी, या तो 343 लोग होगी। पॉइंट्स में थोड़ी वैल्यूज जाएंगी, तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। ऐसा नहीं कोई चीज बहुत ज्यादा है तो कंटिन्यूस। अरे यार तुम लॉजिक ही नहीं समझे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का। भाई साहब डिस्क्रीट होगा क्या? नंबर ऑफ पर्सन कभी पॉइंट में हो सकते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे मोहल्ले की पॉपुलेशन कितनी है, तो 120 होगी, या 121 होगी, या 122 होगी, 123 होगी, पॉइंट में थोड़ी होगी, है ना। तो भाई ऐसा मत सोचो कि कोई चीज बड़ी है तो कंटिन्यूस, छोटी है तो डिस्क्रीट। ना जी ना, गलत दिशा में जा रहे हैं आप। चलिए, तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया, वहां ध्यान से सुनिएगा कि क्या बताया था हमने। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। ए कॉपी करता है, सेंसस की रिपोर्ट में से तूने डेटा कलेक्ट किया है, तो झूठ मत बोल, तूने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया है। तूने तो एक सेकेंडरी डेटा एक सोर्स से उठाया है। अगर खुद तू जाके डेटा क्रिएट करता, खुद जनरेट करता, खुद कलेक्ट करता, तब वो प्राइमरी डेटा कहलाता। ये तो हमारा सर सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है सर सभी लोगों को? ये बात क्लियर है सभी लोगों को अच्छे से? यस, परफेक्ट, बढ़िया। नाउ डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद द मेजरिंग टेप। मैंने क्लास में यही एग्जांपल लिया था ना, कि एक एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि आ जाओ भाई लाइन लगाओ, और मैं तुम्हारा वेइंग वाली मशीन से वेट नाप लेता हूं। यहां पर हाइट की बात कर रहा है वेट की जगह। तो व्हाट डू वी कॉल इट? ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, या फिर ये जो डेटा तुमने कलेक्ट किया, इसे क्या बोलोगे? सर ये तो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, तो दिस डेटा विल एब्सोल्युटली बी अ प्राइमरी डेटा विदाउट एनी डाउट। इट विल बी अ प्राइमरी डेटा। डन है सर, सॉर्टेड। इट विल बी अ प्राइमरी डेटा विदाउट एनी डाउट। ठीक है सर, नेक्स्ट। द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय विच मेथड? इंटरव्यू मेथड। हाँ इंटरव्यू मेथड जैसी तो कोई मेथड थी। ऑब्जर्वेशन, हाँ ऐसी भी कोई मेथड थी। क्वेश्चन आर, हाँ ये भी एक मेथड थी। मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। क्विकेस्ट, तो जो भी 4 मेथड तुमको दिए उसमें से सबसे फास्टेस्ट बताओ। अरे यार ये क्या हो रहा है फिर से? हेलो, ऐसा लगता है कोई मिल गया मूवी में, नहीं हैक कर दिया एलियन लोगों ने। हाँ यूएफओ आ गया ऐसा लगता है, स्वाति सही बोल रही है। ऐसा लगता है यूएफओ वाले लोग आके कुछ हैक कर जाते हैं मेरे क्लास को सडनली। बताओ भला क्या हो जाता है ये? तो हमारे पास दिया हुआ था क्विकेस्ट मेथड। सबसे क्विक मेथड कौन सी है? द क्विकेस्ट मेथड। सर द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की सबसे जल्दी मेथड इन चारों में कौन सी? पर्सनल इंटरव्यू, एक एक से मिलने जाओगे बहुत समय लगेगा। इनडायरेक्ट इंटरव्यू,
उससे जुड़े हुए लोगों से मिलने जाओगे उसमें भी बहुत समय जाएगा, मिलने तो जाना पड़ेगा ना। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू में सर थोड़ा सा समय कम लगेगा क्योंकि बैठे बैठे घर से काम हो जाएगा। और रही बात ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन भी यार तुम एक एक को देखोगे, बहुत लेबोरियस मेथड है। तो इन चारों में सबसे क्विक मेथड है टेलीफोन इंटरव्यू। इन चारों में टेलीफोन से भी ज्यादा क्विक एक मेथड है, कोई बताएगा मुझे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। टेलीफोन वाली मेथड से भी ज्यादा क्विक एक मेथड है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। आप लोग बताइए, मैं देखना चाहता हूं लाइव चैट में क्या बोलना है आपका। टेलीफोन मेथड से भी ज्यादा क्विक एक मेथड है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अभी हम टेलीफोन लगा रहे हैं। मेल्ड क्वेश्चन वाली, बिल्कुल सही बात। ईमेल मत लिखो, मेल्ड लिखो बस, मेल्ड क्वेश्चन। मेल्ड क्वेश्चन भी मेथड है सर, लेकिन वो हमें तो इन चारों में से बताना है ना। चलो नेक्स्ट। आए हाय सर, ये आप बता चुके हो। आईसीएआई का फेवरेट एग्जांपल, जब जब प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल कैलेमिटी, कौन सी मेथड बेस्ट कहलाएगी नेचुरल कैलेमिटी में? सर नेचुरल कैलेमिटी में बेस्ट मेथड कहलाएगी पर्सनल इंटरव्यू। वहां जाकर आप चेक करके आओ। मैंने आपको बोला था ना, ये रटने वाला एग्जाम्पल था। मैंने जब इसको पढ़ाया था पहली बार तब भी साफ साफ बोला था कि आईसीआई ने अपना एक एग्जाम्पल बना दिया ऐसा। अगला, इन केस ऑफ अ रेल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज। रेल एक्सीडेंट के केस में सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी है? रेल एक्सीडेंट के केस में सर आपने बताया था इनडायरेक्ट इंटरव्यू। यस, इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज द बेस्ट मेथड इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है सर, सुपर, नो प्रॉब्लम। हाँ विशेष बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, जरूरी थोड़ी है कि पर्सनली ही होगा। मैं खुद एग्री नहीं कर रहा था कि जरूरी है कि वो, लेकिन हमने क्या बोला था, ये आईसीआई का एग्जांपल है तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो भले आप एग्री ना करो मेरी तरह, फिर भी आपको याद तो रखना पड़ेगा भाई ये वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स वाइडेस्ट एरिया? सबसे ज्यादा एरिया कौन सी मेथड कवर करती है अमॉन्ग दीज फोर मेथड्स? टेलीफोन इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनर, डायरेक्ट इंटरव्यू। सर देखो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक से मिलने जाओगे। ये मेथड में काफी लोगों को कवर कर सकते हो, लेकिन चिट्ठी भेजने में और जल्दी काम होगा और ज्यादा कवरेज होगा। सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एरिया मेल्ड क्वेश्चनर, बिल्कुल सही है। समझने लगे हो यार तुम लोग, प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइज आर कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव एवरी आंसर हियर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, अच्छा असली मजा कल आएगा, पता क्यों? क्योंकि कल मैं लेने वाला हूं क्विज, और क्विज में सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे ऑलमोस्ट नए, तो असली मजा कल आने वाला है, आज असली मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो तैयार रहना बेड़ो। कितने डीप में तुमने एक एक लाइन पढ़ी है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की, इसका इवैल्यूएशन कल होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन तो तुमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो आज मेरे साथ कर लो ये, लेकिन कल मजा आएगा क्योंकि कल आएगा स्कैम 2022। ठीक है, 2022 का स्कैम पहला वाला। चलो, तो नाउ हमारे पास दिया अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। अरे सर घनघोर बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती, जीजीबी। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, बिल्कुल भाव नहीं देंगे लोग। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तो जो 17 में उस मेथड का फायदा दिया हुआ है तो 18 में उसका नुकसान भी दिया हुआ है। ये मेल्ड क्वेश्चनर मेथड बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, लेकिन लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते ना, नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम है भाई। चलो कूल, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है? सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट। हाँ, इंटरनेशनल में WHO आ गया, IMF आ गया, गवर्नमेंट में आपका RBI, रेरा और स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन आ गए, ये सब चीजें आ गई, तो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। अगला आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन। ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। मैंने आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी वर्ड बहुत अच्छे से समझाया था, व्हाट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा का मैच होना, और इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब विद इन द सेम डेटा क्या होता है, एक से ज्यादा सीरीज आपस में जुड़ी हुई होती है, तो उनको आपस में चेक करना। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ वर्सेस एज। अब एक ही डेटा में डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा, एज भी मिल जाएगा, तो आप आपस में आप उनको चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ना। तो जो इंटरनल क्रॉस वेरिफिकेशन होता है उसी को हम इंटरनल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जब इंटरनल डेटा गिवन हो, नो। एक्सटर्नल डेटा गिवन हो, नो। 2 और मोर सीरीज गिवन हो, यस। लेकिन रिलेटेड वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ हो,
देखो ऐसे तो 2 या उससे ज्यादा सीरीज तो हर डेटा में होती है, पर वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी परफेक्ट है। अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, मतलब डीओबी और एज के बीच में संबंध है। ऐसा थोड़ी होगा कि डेट ऑफ बर्थ और वेट चेक कर सकता है कोई व्यक्ति, बताओ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा तो तुम्हारा वेट पता चल जाएगा क्या उससे? नो सर। तो डेट ऑफ बर्थ और वेट का कोई लिंकेज नहीं है। तो 2 या उससे ज्यादा सीरीज होना तो जरूरी था ही, बट उसके साथ साथ उनका रिलेटेड होना भी जरूरी था। दैट्स ऑप्शन डी। कितने लोगों को क्वेश्चन 20 में दिमाग की बत्ती जल गई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन 20 में आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी अभी तक। गुड, वेरी नाइस, सुपर गाइस, बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कैन बी चेक्ड और कैन बी वेरीफाइड बाय। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, अरे इसी को तो स्क्रूटनी बोला था हमने। डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करने को ही हमने स्क्रूटनी बोला था, कि डेटा सही है और मैच हो रहा है आपस में, है ना जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा आर, कौन कौन से मोड होते हैं? एक तो वो लिखित में रॉयल इनेमल फैक्ट्री वाला एग्जांपल लिया था, इतने ट्रेड यूनियन में मेंबर है, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा था टेक्स्ट फॉर्म। फिर टेबुलर देखा था, फिर डायग्राम्स देखे थे। तो टेबुलर इंटरनल, ये सब पहला ऑप्शन सही है सर। बाकी सब कुछ भी लिख दिया यार, है ना। पहला वाले में तीनों ऑप्शन आ गए, तीनों चीज आ गई। बेस्ट मेथड, ओवरऑल बेस्ट किसको बोला जाता है? देखो टेक्स्ट को तो आप जी भी कर दो, टेक्स्ट की तो बात ही मत करो, टेक्स्ट तो किसी को पसंद नहीं है। बच्चे टेबल और डायग्राम, डायग्राम बढ़िया होता है लेकिन इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव, उसमें एक्यूरेसी और एनालिसिस की कमी होती है। डेटा एनालाइज करने के लिए तो टेबल बनानी जरूरी है, और कहीं ना कहीं डायग्राम बनाने के लिए भी टेबल बनाना पड़ता है। मतलब टेबल जितना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो कभी भी कोई भी डेटाबेस आपको दुनिया में मिलेगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो टेबुलर फॉर्म में ही मिलेगा, बिकॉज टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। तो बीट जी पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर है ये? बेटा जी ये है आपका चैप्टर नंबर 13। ये रहा चैप्टर का नाम, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, पेज नंबर 13.29, 13.29, ठीक है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब। द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज, डेटा को प्रेजेंट करने की सबसे अट्रैक्टिव मेथड कौन सी है? मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, सर वो डायग्राम है। सुंदर तो डायग्राम ही लगेगा ना, टेबल थोड़ी सुंदर लगती है, डायग्राम सुंदर लगता है सर, अट्रैक्टिव लगता है, एकदम बढ़िया। चलो ये आप लोग बताएंगे, टेबल के अंदर कैप्शन क्या होता है? सर टेबल के अंदर कैप्शन का मतलब होता है जो ऊपर का पार्ट है ना, जहां कॉलम और सब कॉलम डिस्क्राइब हो, जैसे मेल फीमेल, मेंबर नॉन मेंबर, वो टेबल याद आ रही है आपको? यूनिट ऑफ मेजरमेंट को छोड़ दो, ठीक है। तो सर कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, बिल्कुल सही। अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, ये बात बिल्कुल सही है सर आपकी। ये क्या फीचर है भाई? अच्छा ऐसा होता है, ओ सही है। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाँ जी, ये भी सही है। इरेजर भी आ सकता है यहाँ से। सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलो तो टेबुलेशन में कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। अगली बात है सर 26, स्टब की बात की जा रही है। स्टब याद आ रहा है? स्टब क्या होता है? जहां पर वो लिखा हुआ था 2009 2010 एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रो को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है सर। तो स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। तो आई गेस क्वेश्चन 26 का आंसर आपको समझ में आ गया, डी, ठीक है। चलो सर बढ़िया, 26 का आंसर आपका डी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, कूल। द एंटायर अपर पार्ट, पूरा का पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या कहलाता है? द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, सर वो तो कहलाता है हमारा बॉक्स हेड। वो पूरा पूरा जो ऊपर का पार्ट था, जिसमें कॉलम भी आ गए, सब कॉलम भी आ गए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ गया, मतलब कैप्शन भी उसमें इंक्लूड होता है, बॉक्स हेड, ठीक है सर, डन, नो प्रॉब्लम। रो और कॉलम में कंफ्यूजन है बच्चे जी बोल रहे हैं।
चलो मैं समझा देता हूँ, रो और कॉलम वाला पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। ये लो, एक नया पेज ऐड कर दिया तुम्हारे लिए। देखो भाई, कोई भी टेबल बनती है ना, तो जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा है मेल फीमेल, उनके अंदर सब कॉलम्स बने हैं, ये सब कॉलम कहलाते हैं। ये मेन कॉलम होगा मेल फीमेल, ये उनके अंदर जो दो हैं ये सब कॉलम कहलाते हैं। इसमें मैंने लिख दिया मेंबर, नॉन मेंबर, मेंबर, नॉन मेंबर। अब हम बोल रहे थे सर द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, जो कि कॉलम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये जो मेल लिखा हुआ है मेल, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये पूरा मेल का नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है, ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा है इस कॉलम को, फीमेल कॉलम को। ये मेंबर, नॉन मेंबर, सब कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये खुद एक रो है, ये खुद एक पहली रो है, ये दूसरी रो है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है कॉलम को डिस्क्राइब करना कि ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है। तो डिस्क्राइबिंग द कॉलम। अब स्टेप को समझाता हूं, अब स्टेप समझाता हूं। जैसे यहां पर दिया हुआ है मेरे पास 2009 का डेटा, यहां पर दिया 2010 का डेटा, तो यहां 2009 लिख देना और यहां 2010 लिख देने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो एरिया है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इस रो में क्या नंबर दिया हुआ है, वो नंबर किसको बिलोंग करता है, 2009 को बिलोंग करता है। इसलिए इसको स्टब बोलते हैं। तो स्टब का मतलब है द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो। कितने बच्चों की दिमाग की बत्ती जल गई, ये डिस्क्राइब वाली बात क्या है, डिस्क्राइबिंग द रो, डिस्क्राइबिंग द कॉलम। somebody was asking ना, वही बोल रहा हूं ना। this part describes what is given in the row, this part describes what is given in the row, this part describes what is given in the column, describing the row। आई बात समझ में जी? ये लो, ये लो, फिर बता देता हूं। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, स्टप। सही है, चलो। योगेश बोल रहा है कि गवर्नमेंट का सोर्सेस सेकेंडरी डेटा क्यों नहीं है तो बेटा अपन ने इंटरनेशनल और गवर्नमेंट दोनों टिक किया है, ध्यान से जाके देखना, ऑप्शन ए को टिक किया है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। तुम कुछ कंफ्यूज हो गए लगता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां आता है सर? देखो, अब आपके पास कैप्शन है और बॉक्स हेड है। कैप्शन के अंदर तो सिर्फ वही दो चीजें आ रही हैं, तो जो कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है और एक सब कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो कैप्शन में नहीं आता, वो बॉक्स हेड में कहलाता है। इसलिए यहां पर सही आंसर आपका कहलाएगा मेरे हिसाब से बॉक्स हेड, ठीक है। 28 का आंसर होगा बॉक्स हेड। चलो डन। सो द करेक्ट आंसर फॉर 28 इज बॉक्स हेड। अगली चीज, नेक्स्ट पार्ट, इन टेबुलेशन द सोर्स ऑफ द डेटा कहां लिखा जाता है? चरण कमलों में, याद है? फुटनोट। ये डेटा हमने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 2020-21 से उठाया है। नीचे स्टार करके लिख देते हैं हम लोग, एकदम स्टार करके नीचे लिख देते हैं, उसी को कहते हैं फुटनोट। तो जब भी डेटा का सोर्स दिखाया जा रहा है ना टेबल में, सोर्स ऑफ द डेटा, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज फुटनोट। जो सोर्स जहां दिखाया जाता है उस चीज को हम लोग फुटनोट बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट फुटनोट। अगला पॉइंट 29 हो गया सर, चलिए। हाँ, चरण कमलों में फुटनोट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू? बेटा जी ध्यान दीजिएगा, अनट्रू की बात कर रहा है वो, मतलब फॉल्स ढूंढना है आपको कि इन चारों में से फॉल्स क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन। डेटा को एनालाइज करने के लिए टेबल बनाना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, ट्रू। टेबल बना देने से कंपैरिजन हो सकता है बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम। नॉट कॉलम क्यों लिख रहा है भाई? अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो रो वाइज भी कंपैरिजंस कर सकता हूं और कॉलम वाइज भी कंपेयर कर सकता हूं। 2009 और 2010 का डेटा भी कंपेयर हो सकता है और मेल और फीमेल का डेटा भी कंपेयर हो सकता है। तो नो, नॉट कॉलम क्यों लिखा हुआ है? ये तो फॉल्स लग रहा है मुझे। क्या टेबल की मदद से कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी प्रेजेंट हो जाता है? यस, टेबल की मदद से कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी प्रेजेंट हो जाता है।
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए भी डेटा बनाना, टेबल बनाना जरूरी है क्या? यस, डायग्राम भी टेबल के, तो ओनली दिस इज अनट्रू। तो कितने बच्चों को क्वेश्चन 30 समझ में आया भाई, जल्दी बताइए। उम्मीद करता हूं 30 आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भाई, अच्छे से 30 क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम। अगला है सर आपका हिडन ट्रेंड, छुपा हुआ पैटर्न, छुपा हुआ ट्रेंड, हिडन ट्रेंड किससे पता चलता है सर? डायग्राम से पता चलता है। तभी तो स्टॉक चार्ट में लोग डायग्राम बना के उसको एनालाइज करते हैं ना, ट्रेंड को देखने के लिए, है ना जी। चलिए, वेरी गुड। नाउ अगला है आपके पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, ये तो तीनों चीज पॉसिबल है सर। डायग्राम का मतलब सिर्फ डायग्राम नहीं होता, डायग्राम का मतलब चार्ट, पिक्चर, ग्राफ, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ऑल द थिंग्स। चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड देयर। ये था 32। 33, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मोस्ट एक्यूरेट। देखो यार, टेक्स्ट की तो बात ही मत किया करो, बच्चा आपका टेबल और डायग्राम, तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो टेबल बढ़िया कहलाता है। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज टेबुलेशन। ठीक है सर, भाई कूल है। चलो, अब आपके चार्ट से जुड़े हुए सवाल आएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों आपको इतना डिटेल में चार्ट्स के बारे में बताता था, भले आपको चार्ट्स नहीं बनाने तो भी। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम इज नोन एज विच चार्ट? सर, जो चार्ट लॉगरिथम को यूज करता है उसे या तो लॉग चार्ट कहा जाता है या रेशियो चार्ट कहा जाता है। कब यूज करते थे ऐसा? इन केस ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन, इन केस ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन इन द डेटा वी यूज्ड लॉग वाला वेरिएबल, उसे लॉग चार्ट भी कहा जाता है या रेशियो चार्ट भी कहा जाता है, दोनों सेम वर्ड्स हैं, रेशियो चार्ट या लॉग चार्ट। अगला मल्टीपल लाइन चार्ट बोल रहा है बेटा जी, मल्टीपल एक्सेस चार्ट नहीं बोल रहा है, मल्टीपल लाइन चार्ट। मतलब कंपनी ए का प्रॉफिट और कंपनी बी का प्रॉफिट अपन ने एक ही डायग्राम में दिखाया था, लाइन डायग्राम में, अगर आप लोगों को याद हो तो दोनों कंपनी का एक साथ प्रॉफिट दिखाया था। तो जब आप मल्टीपल चार्ट शो करते हो तब नो सर। टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, यस। हमने मल्टीपल लाइन चार्ट तब बनाया था जब सेम यूनिट में उन्हें एक्सप्रेस करना था। जब वो डिफरेंट यूनिट्स में थे ना, तब तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनी थी जिसमें y1 और y2 दो एक्सेस बनाए थे मैंने। फिर से सुनना, जब y1 और y2 दो दो एक्सेस बनाए थे वो मल्टीपल एक्सेस चार्ट था। वो तब पॉसिबल था जब मेरे को डिफरेंट यूनिट्स दी हुई थी। यहां पर मल्टीपल लाइन चार्ट की बात कर रहा है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम यूनिट्स वाला बात, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम यूनिट वाला बात। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर सेम यूनिट का दो डेटा है तो फिर एक ही चार्ट में दोनों दिख जाएंगे भाई, रेवेन्यू ऑफ कंपनी है, रेवेन्यू ऑफ कंपनी भी। लेकिन अगर आपके पास एक जगह दिया है रेवेन्यू ऑफ कंपनी है, एक जगह दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नंबर्स में होता है और रेवेन्यू लैक्स में होता है, तो सेम वेरिएबल नहीं है दोनों सेम यूनिट के, तब हमें दो वाई एक्सेस बनानी पड़ती थी। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मल्टीपल एक्सेस चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज। हाँ, जब एक से ज्यादा सीरीज हो और दोनों का यूनिट्स भी अलग हो। हाँ, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। विल टिक बोथ, ऑप्शन डी। सर, आप मल्टीपल एक्सेस चार्ट तब बनाते थे जब आपके पास दो से ज्यादा डेटा होते थे, दो या उससे ज्यादा, और दोनों के यूनिट्स भी डिफरेंट होते थे, दोनों के यूनिट्स भी डिफरेंट होते थे। क्या ये कंडीशन ऑप्शनल है या दोनों जरूरी है? सर, दोनों जरूरी है, इसलिए मैंने एंड वाला ऑप्शन टिक किया है। ये दोनों होगा तभी मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करूंगा मैं, एक्सेस वाली चार्ट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बात ट्रू है, इस वजह से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, समझ में आई बात? ठीक है, निहारिका, पायल, मुकुल, जोहरा, प्रथमेश, पायल, वेरी गुड। ठीक है सर, सुपर। नेक्स्ट पार्ट, हियर इज द नेक्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये कब यूज होता है सर, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ओ, एक बार डायग्राम ऐसा 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 बना हुआ था सर, हॉरिजॉन्टल वाला, एक वर्टिकल वाला बना हुआ था, और आपने बताया था सर, ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपने एक फ्लो चार्ट बना के समझाया था कि अगर डेटा क्वांटिटी वाला हो या टाइम वाला हो तो वर्टिकल बार डायग्राम, और डेटा स्पेस वाला हो, मतलब स्पेशियल मतलब रीजनल वाला डेटा, या फिर क्वालिटेटिव वाला डेटा हो तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई यहां पर क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड व्हेन डेटा इज क्वालिटेटिव, वेरिंग ओवर टाइम, वेरिंग ओवर स्पेस।
सर ये दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी। टाइम वाला तो वर्टिकल बार डायग्राम बनाया जाता है ना भाई साहब, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने कॉपी में लिखा है ये वाली चीज, ठीक है, और मॉड्यूल में भी दी गई है ये वाली चीज, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, जब डेटा आप ऐसे एरिया वाइज दिखाते हो या फिर क्वालिटी वाइज दिखाते हो, नेशनलिटी वाइज दिखाते हो, तो हॉरिजॉन्टल का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप डेटा टाइम वाइज दिखाते हो, टाइम सीरीज में दिखाते हो, या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हो, मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, तो वर्टिकल बार डायग्राम पसंद किया जाता है। वही वाली बात यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये आगे देखो वर्टिकल बार डायग्राम के बारे में भी, वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन द डेटा आर क्वालिटेटिव, नो, व्हेन डेटा आर क्वांटिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर टाइम, यस, ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी अगेन। तो 37 38 आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलो कूल। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन। डिवाइडेड बार चार्ट तुम्हें याद आ रहा है? डिवाइडेड बार चार्ट का मतलब ये वाला है जहां पर हम लोग इस तरीके से बार डायग्राम बनाते थे। ये तुम्हारा एक बार डायग्राम बना, उस बार डायग्राम के ही अंदर तुम क्या करते थे, दो सेक्शन बना देते थे ऐसे, एक ऐसा वाला हो गया और एक ऊपर वाला अलग, कि कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू, उसमें से प्रोडक्ट ए में से इतना रेवेन्यू, प्रोडक्ट बी में से उतना रेवेन्यू। याद आ रहा है? डायग्राम बना के दिखाया था मैंने। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? इनसे बोलो भाई कि अपने ऑप्शन को सुधारो, यहां बी आना चाहिए। यही कह रहे हो ना आप लोग भी? मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। आप ये कहना चाहते हो सर ये ए और सी नहीं होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। तो एक काम करते, अपन टेंशन नहीं लेते, अपन लोग क्वेश्चन को ही बदल डालते, क्योंकि अपन को पता है कि सही आंसर क्या है। तो उनकी जो मिसप्रिंट हुई है उसकी वजह से हम क्यों कंफ्यूज हो जाए भाई? वहां पर जो मॉड्यूल में मिसप्रिंट हुआ, आप मत कंफ्यूज हो, आप इस ऑप्शन को बी और सी लिख दो, बात खत्म। क्योंकि अगर ये ए और सी रहेगा तो मैं किसको टिक करूंगा फिर? सही आंसर कैसे लाऊंगा फिर? परेशानी समझ रहे हो मेरे सामने आप? हाँ ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया था यार, थैंक यू सो मच बताने के लिए। बड़े शातिर दिमाग वाले लोग हो तुम लोग यार, एकदम पैनी नजर, ईगल की तरह बिल्कुल आईज है तुम्हारी। बस सर चने की झाड़ में मत चढ़ा हुआ है ना। देखो तुम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन छोड़ो, सही और गलत को समझो। सही आंसर इसका ये है कि क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम वाला डेटा, ये दोनों डेटा के केस में वर्टिकल बार डायग्राम एप्लीकेबल होता है। अब इनसे जो भी परेशानियां, मतलब इन्होंने जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है ना, अपन उसमें नहीं पढ़ना चाहते यार। अपन क्यों अपनी टेंशन लें? अपने पास इतना सारा पढ़ने को है, अपन क्यों टेंशन पालें भाई? हैं? अपन क्यों टेंशन पालें? मुझे नहीं टेंशन पालनी, मुझे ये पता है कि ये सही है और ये सही है, अकॉर्डिंगली मैं ऑप्शन लगा दूंगा, बात खत्म। नाउ मैं डिवाइडेड बार चार्ट में था, तो मैं आपको वही बता रहा था कि बार डायग्राम के अंदर एक ऐसा बार डायग्राम होता है जिसमें आप अपने बार को दो पार्ट में बांटते हो। ये कौन सा टाइप का बार कहलाता है? सर ये जो बार कहलाता है ना, डिवाइडेड बार चार्ट कहलाता है। इससे क्या फायदा होता है? दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स कंपेयर कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट ए का सेल कितना है, बी का सेल कितना है, आपस में कंपेयर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये भी देख पाओगे कि इस वाले पार्ट का टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टोटल, अरे टेबल क्यों लिखा हुआ है वहां पर? टोटल लिखो इसको, टोटल। दो चीजें होती हैं विद इन द दो प्रोडक्ट, जैसे मैंने क्या तुमको एग्जांपल दिया था, कंपनी ए का सेल्स है इस साल का इतना, उसमें से ए का इतना, बी का इतना। तो दो फायदे हो रहे हैं उस डायग्राम बनाने से। एक तो ए और बी को आपस में कंपेयर कर पा रहे हो, दूसरा ये भी देख पा रहे हो कि साल भर की टोटल सेल्स में ब्लू वाले का कितना कंट्रीब्यूशन है, रेड वाले का कितना कंट्रीब्यूशन है। यही वो दो पॉइंट इंग्लिश में लिखे हुए हैं बस, ठीक है, वही ये दो पॉइंट जो है इंग्लिश में लिखे हुए हैं। चलो भाई फटाफट रैप अप करते हैं हम क्लास को, ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे थोड़ा सा स्टार्टिंग में टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, कोई बात नहीं। चलो, तो डिवाइडेड बार चार्ट इज 39 का आंसर पीछे क्या दिया है मुझे बताएगा कोई भाई? 39 का आंसर तुम्हारा पीछे क्या दिया हुआ है? मतलब इसमें मैं एंड लगाऊं या और? मेरे हिसाब से तो और होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां पर और होना चाहिए।
कौन सा 39 ना, 39 का आंसर डी दिया हुआ है, पीछे एंड दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि हम दोनों चीज के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनमें से कोई एक ही चीज के लिए यूज करेंगे, दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। इनको आपस में कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं और टोटल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये देखने के लिए भी यूज करते हैं। तो बोथ, बोथ मतलब ऑप्शन डी। अगला, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर विच डायग्राम? ग्रुप्ड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कौन सा बार डायग्राम? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए सारे बच्चे, कौन सा बार डायग्राम यूज करते हैं इसमें? सर अगर आपको कंपेयर करना है ना, ये पहले तो दोनों का डिफरेंस समझाता हूं तुमको, दोनों का डिफरेंस समझो पहले। ये कहलाता है तुम्हारा कि ये तुमने एक अलग डायग्राम बना दिया, ब्लू कलर वाला, और रेड वाला अलग बना दिया। ये कहला गए तुम्हारे मल्टीपल बार डायग्राम, कि तुमने एक कंपनी का रेवेन्यू अलग दिखाया, दूसरे का अलग दिखाया। और एक कहलाता है कॉम्बो वाला। कॉम्बो वाला कैसा होता है, ध्यान से सुनना। कॉम्बो वाला मतलब मैं यहीं पर रेड का ये वाला पार्ट भी लिख दिया और उसी के बाजू में ब्लू वाले का भी बार डायग्राम बना दिया, ये लो। फिर रेड वाले का ये वाला पार्ट भी लिख दिया और ब्लू वाले का पार्ट भी लिख दिया। इसको कहते हैं ग्रुप बार डायग्राम, इसको कहते हैं ग्रुप बार डायग्राम। तो ये है मल्टीपल, मतलब आप दो दो बार चार्ट बना रहे हो अलग अलग, दैट इज मल्टीपल। और ग्रुप्ड मतलब साथ में बना दिया दोनों को, दैट इज ग्रुप्ड। सर चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों में ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, दो या उससे ज्यादा सीरीज का। इसमें भी कंपैरिजन कर सकते हो, इनसे भी कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली यहां से कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा ब्यूटीफुल कंपैरिजन होगा, बट कर तो दोनों से ही सकते हो ना। अब सवाल ये उठता है यार कि सी लगाऊं या डी लगाऊं। मैं आपको फिर से बताता हूं कॉन्सेप्चुअल बात एक। क्या आप लोगों को ये दो वर्ड के बीच में डिफरेंस पता है? सर कौन से दो वर्ड? ये दो वर्ड, एंड और। एंड का मतलब होता है जब दोनों साथ में हो, मतलब ऑप्शन ए भी सही हो और बी भी सही हो। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ये फर्क को समझो भाई, तभी सी और डी में कौन सा आंसर लगाना ये समझ पाओगे। तो एंड, जब एंड लिखा है मतलब दोनों सही है, दोनों ही साथ में होने चाहिए तभी सही है। और का मतलब कि कोई एक भी लोगे तो भी सही है। तो यहां पर मैं तुमको बताता हूं एक बात, वो ये है कि यहां पे हमारे पास ना या तो ये वाला बार डायग्राम बनाऊंगा मैं, या तो ये बनाऊंगा। क्या दोनों एक साथ बनाना यहां पर लॉजिकल होगा? बताइए, क्या यहां पर दोनों डायग्राम एक साथ बनाना लॉजिकल होगा कि मैं मल्टीपल भी बना रहा हूं ग्रुप्ड भी बना रहा हूं? नहीं सर, या तो मल्टीपल बना के कंपैरिजन कर लो या तो ग्रुप्ड बना के कंपैरिजन कर लो। दोनों क्यों बना रहे हो? दोनों क्यों बना रहे हो? डज नॉट मेक एनी सेंस। तो यहां पर सही आंसर आएगा, चले से क्लास में, यहां पर सही आंसर आएगा आपका और ए और बी। ठीक है, चलो ए और बी, ओके। तो आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, और का और एंड का। एंड मतलब दोनों साथ में, और मतलब दोनों में से कोई एक। अभी तुम्हें कंपैरिजन करना है तो या तो ये चार्ट बना लो। दोनों साथ में क्यों बनाएगा भाई कोई? दोनों पॉइंट साथ में क्यों यूज करेगा, है कि नहीं? चलो ओके जी, बस खत्म हो गया हमारा क्लास, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप टाइम ले लिए, हमें जाना है। बस आखिरी सवाल है, पाई डायग्राम कहाँ यूज होता है? सर पाई डायग्राम यूज होता है कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, इंडिया ने कितना ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया, चाइना ने कितना किया, उनको भी कंपेयर कर पाओ, और पूरे सर्कल में आपका हिस्सा कितना बड़ा है, आपका पाई कितना बड़ा है, आपका केक का पीस कितना बड़ा है, वो भी आपको पता चलता है। तो एक तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंपेयर करना और टोटल में उनका रिलेशन देखना, ये दोनों चीजें सर हमारी ऑप्शन ए में पॉसिबल है। अब कई बार कुछ बच्चे इसमें क्या कर देते हैं ना, जल्दी जल्दी में कहते पाई डायग्राम, हाँ मतलब सर्कल सर्कल सर्कल, और पता चला ऑप्शन डी लगा के आ गए। तो गजब का भाई ऑप्शंस बनाया इन लोगों ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है जी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलो तो इसके साथ हम लोग सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप लोग उम्मीद करता हूं माय डियर चैंपियंस कि आपका ये सेशन जो है, आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग रहा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद
कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है और मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं मॉनिटर करके। तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन हो, और आप ये भी बताइएगा कि इवन इफ द क्लास वाज रिकॉर्डेड आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको पढ़ने में मजा आया, नहीं आया। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज माय टाइम टेबल। मैं यूट्यूब पर इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे आता हूं, जिसमें नवंबर 2022 जो एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। और उसके साथ साथ स्पेशल क्लास पर और यूट्यूब पर दोपहर को भी आता हूं, जहां पर मैं नवंबर 22 वालों के लिए वन शॉट रिविजन्स और एमसीक्यू क्विजेस लेकर आ रहा हूं एमपीएल के अंदर। और प्लस की भी अमेजिंग बैचेस हमारी जो है लाइनअप हैं, एकाग्रता बैच भी आने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जो भी टॉपिक्स मैं करवाते जा रहा हूं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाते जा रहा हूं। एक प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में बनती है, बट उसके साथ साथ एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूं जहां पर एक ही जगह पर हमारे सारे टॉपिक्स एक के बाद एक लिखे होंगे, एंड दैट इज www.livedaily.me/ca livedaily। तो चलिए मैं चलता हूं ब्राउजर में और आपको ये वाली लिंक एक्सेस करके दिखाता हूं कि यहां पर एक्चुअली में होता क्या है सर। ठीक है जी, तो लेट अस गो टू दैट। मैंने यहां पर जो है ब्राउजर ओपन किया और यहां पर जो लिंक मैंने आपको बोली वो मैंने बुकमार्क करके रखी हुई है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, ये देखिए आपके सामने बहुत सारे टैब्स आएंगे। इन टैब्स में आपको मेरा टैब दिखेगा सीए फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट। मैथ्स लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओनली मैथ्स। मैथ्स स्टैट्स एलआर पूरा इंक्लूड है, वो तो सिर्फ नाम को छोटा रखने के लिए मैथ्स किया है। और ये देखिए सर, सबसे पहले आगाज जो हमने अबाउट सब्जेक्ट और कैलकुलेटर के बारे में बात करी, टॉपिक 0 बोल रहा हूं मैं उसको। फिर पहला टॉपिक जो हमने स्टडी वाला लिया, टॉपिक 1 ब्लड रिलेशंस, तो उसके सारे लेक्चर्स यहां पर हैं, अलॉन्ग विद जो क्विज हमने ली थी सैटरडे को, वो भी यहां इंक्लूड है। और टॉपिक 2 है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसका पहला लेक्चर जो कि हमने आज ले लिया है, ये उसकी लिंक आपकी यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर सारी लिंक्स अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव लेक्चर ये होगा 2, 3, 4, 5, ये लिंक्स अपडेट होती रहेंगी आपकी। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं अगला टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो ये जो है आपका टेबल बढ़ता जाएगा। और इसमें 1, 2, 3 इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि किस टॉपिक के बाद क्या करवाया है। तो अगर कोई बच्चा लेट भी आता है तो बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। ठीक है सर, तो ये तो हो गया सर फ्री क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड वे में कहां से देखना है। लेकिन सर अगर आपको अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ानी है, अगर आपको 100% लाइव विथ एक्सक्लूसिव नोट्स ऑफ एजुकेटर्स करना है और साथ में ऑडियो इंटरेक्शंस करना है टीचर्स के साथ, अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, तो ऐसे केस में सर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बताता हूं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये लीजिए सर, लेट्स गो टू unacademy.com। जैसे मैं unacademy.com पर आता हूं, सबसे पहले अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, विच मीन्स यहां पर तो बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। आपको सबसे पहले बताना है कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर जाके आप सीए सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपका जो भी गोल है अभी के लिए सीए फाउंडेशन। और इस गोल में जैसे आप यहां पर आ गए होम पेज में, अब मैं आपको बताता हूं, ये ग्रीन बटन को प्रेस करने से आप क्या बोल रहे हो सर, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। मतलब यहां पर ना तो लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, ना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ना ही पर्टिकुलर बैच के लिए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई भी बैचेस अटेंड कर सकते हो। जैसे एकाग्रता की भी 2 बैचेस आ रही हैं, तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 या 2 के लिए नहीं ले रहे हो, आप अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के लिए ले रहे हो, एंड यू कैन वॉच एनीथिंग एज पर योर विश, नो कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, बस आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब जो भी मैंने आपको अभी बात बताई क्लासेस के बारे में अनलिमिटेड वाली, वो सारे फीचर्स हैं प्लस के। लेकिन अगर आपको और मीनिंगफुल तरीके से तैयारी करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए लाइव, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड चाहिए, तो आइकॉनिक में जा सकते हैं। और लाइट होता है हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के फीचर्स प्लस और आइकॉनिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूं, ये देखो प्लस और ये है आइकॉनिक। तो ऑब्वियसली आइकॉनिक की थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको लेना है एज पर योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन सिलेक्ट किया हमने और यहां पर जाके ये कोड का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा सही स्पेलिंग के साथ। सीए आपका नेम प्रणव, मेरा नेम CAPRANAV, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड। ठीक है, तो यही कोड यूज करिए एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे एंड कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी इसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो
तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा भैया। चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड गुड नाइट।